हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। आज आपके लिए कुछ खास टॉपिक लेकर आई हैं जो है इंटर्नशिप के बारे में। देखो, हमने पहले की वीडियोस में सब देखा कैसे हमने काम करना है, कैसे इसका पहले से होना चाहिए, सैनिटाइज़र, सैनिटाइजिंग, मॉनिटरिंग, ये सब के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे हमें वर्क करना चाहिए, उसका क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उसका लाभ है, क्या उसकी हानि है। तो आज हम बात करते हैं इंटर्नशिप के बारे में, जो हमें बताएगा कि हमें बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है प्लानिंग। हमें कोई भी काम करने के लिए हमें उसकी प्लानिंग करनी जरूरी है। बिना प्लान के लिए तो कोई काम भी नहीं हो सकता, ये तो आपको भी पता है। तो हमें हर काम के लिए प्लानिंग बनानी होती है। हमें देखो, शुरू से अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं अपना, उसके लिए हमारे पास बहुत सा धन होना चाहिए, हमारे पास अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा मतलब कि कोई एडवाइस देने वाला होना चाहिए, जिससे हम उसे फॉलो करके हम अच्छे से अपने बिजनेस को चला सके। हमें बहुत सी बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्लानिंग के अंदर जैसे मैं बात कर रही हूँ योजना बनाना, इसमें हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक प्लान करते हैं। मान लो जैसे मैं सैलून अपना चलाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितना उस पर खर्चा आएगा, एक बजट भी बनता है इसके लिए कि इस बजट में इतना काम हो जाएगा। सपोज टू 5 लाख से 6 लाख तक अगर मैं बिजनेस अपना करती हूँ सैलून का, तो उसमें इतना सा खर्चा आ जाता है, लेकिन उसको मुझे मैनेज भी करना है कि मैं कैसे करूँ, उसको कहते हैं प्लानिंग करना। नेक्स्ट है द अपॉर्चुनिटीज। किस अवसर के लिए? देखो, हम जब कोई बिजनेस करते हैं, स्पेशल मैं सैलून की बात करती हूँ क्योंकि हमने ऑल वीडियोस मेरी जो है हमने सैलून पे ही बनाई है और +2 के विशेष छात्राओं के लिए बनाई है, ताकि वो इसे देख सके, समझ सके, जान सके और अपने व्यवसाय को आगे रोजगार का अवसर दे। तो अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। हमारे सैलून में मैंने आपको बताया था कि मेरी कैरियर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एक वीडियो है, वो देखना। मैंने उसमें बहुत से कैरियर बताए हुए हैं, तो इसमें ये मैं कैरियर की बात करती हूँ। हम जैसे सैलून में मान लो एक स्पेशलिस्ट है, जैसे कॉस्मोलॉजिस्ट है, कॉस्मोलॉजिस्ट हो गया, मैनिक्योरिस्ट हो गया, या रिटेल के प्रोडक्ट्स वगैरह सेलर हो गया। इस तरह से कई हम अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं जिसमें हम अपना अलग अलग अवसर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आती है लोकेशन की। लोकेशन की बात जहाँ हम करते हैं, हमें सैलून को चलाने के लिए लोकेशन की भी ज़रूरत होती है। हमें व्यवसाय वहाँ करना चाहिए जहाँ हमारा बिजनेस चल सके अच्छा सा। जैसे सैलून की मैं बात करती हूँ, मान लो अगर हम कोई बंद गली में रहते हैं या कोई पे इतना सोशल नहीं है और हम वहाँ पे अगर हम अपना सैलून खोलते हैं तो क्या चलेगा? नहीं ना। 5-7 लोग हैं जो हमारे कस्टमर बन जाएंगे, बस वही है, आगे तक तो बात पहुँचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम वहीं पे सारा सोशल वहीं पे रह गया और वहीं पे डिस्कशन होती है और वहीं हमारा पार्लर का काम होके रह गया बस। इसलिए लोकेशन का विशेष ध्यान रखना है। हमें अपना सैलून वहाँ होना चाहिए जहाँ पर अच्छी सोसाइटी हो, अच्छे लोग हों, अच्छे पैसे वाले हों, अच्छे जहाँ पे सब चीज़ की फैसिलिटी हो, वहाँ हमें अच्छी सी लोकेशन देखकर अपने सैलून को चलाने का अवसर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारी बारी आती है डिजाइनिंग एंड डेकोरेटिंग की। अब सैलून को देखो, हम अगर घर से कर सकते हैं तो घर में हम देखो अगर करते हैं तो क्या होता है, उसमें छोटे से कमरे में हमने शीशा रख लिया, कुर्सी रख ली और थोड़े बहुत प्रोडक्ट रख लिए और हमने अपना सैलून बना लिया। कस्टमर आस पड़ोस के हमारे पास आते हैं या आगे से आगे जैसे हमारे पास कस्टमर चलते हैं वो आगे तो हमारा चलता है। लेकिन कुछ विशेष बातें होती है जो डिज़ाइनिंग और डेकोरेटिंग पे भी डिपेंड करती है। अगर हमारा सैलून घर में ही है तो भी हम उसे थोड़ा और अच्छा लुक दे सकते हैं। उसके अंदर 2000 फीट की जगह में भी हम अपना थोड़ा अपना लोकेशन जो है
लोकेशन देखकर डेकोरेटिंग अच्छी सी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बड़ा शीशा लगा लिया, 2-3 चेयर्स लगा ली और बैक मिरर लगा लिया, अच्छी शोकेस लगा ली, उसमें प्रोडक्ट हमने रिटेल के लिए रख दिए। तो इस तरह से जो हमारे क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आते हैं, उन पे इन बातों का विशेष असर पड़ता है। डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेटिंग का भी उन पर असर पड़ता है कि उनका सैलून बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छी फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी देंगे तो क्लाइंट हमारे आगे से आगे आते रहेंगे और हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट हमारी बारी आती है परचेजिंग एंड इक्विपमेंट्स। देखिए, हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, हम उनसे बालों में कोई ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हेयर ड्रेसर की बात कर लीजिए, जैसे हम बात करते हैं इसकी जैसे ड्रायर की होगी, प्रेसिंग मशीन की होगी, कर्लिंग रोड की होगी, तो ये सब हम क्या है, हम क्लाइंट का ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा की बात कर जहाँ करते हैं, जहाँ पे रोज़ की अगर जरूरत पड़ती है, जैसे प्रोफेशनल में हमें देख लीजिए, बालों को डेली अगर प्रेसिंग करना पड़ता है या रोड करनी पड़ती है, क्रिम्पिंग करनी पड़ती है, तो हम ऐसे इक्विपमेंट्स परचेज कर सकते हैं। तो उसकी फैसिलिटी भी हमारे सैलून पे होनी चाहिए, ताकि हम आने वाले क्लाइंट को उसे एडवाइस कर सके कि आप ये प्रेसिंग मशीन है, जैसे पॉकेट वाली प्रेसिंग भी आती है, छोटी सी प्रेसिंग आती है, पर्स में भी उसे रख सकते हैं, कहीं पे हम बाहर जाएँ तो ले जा सकते हैं, उसको हम अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें दे भी सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ड्रायर हो गया, बालों को सुखाने के लिए ड्रायर की जरूरत होती है, तो इस तरह के कुछ विशेष हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारा क्लाइंट हमारे लिए हमारे से परचेज कर सकता है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग की। देखिए, जहां आप सैलून को ओपन करने जा रहे हैं, वहां पे हमें जरूरत होती है पब्लिसिटी और मार्केटिंग की। पब्लिसिटी करने के लिए हमें कुछ पंपलेट की, कुछ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम जैसे आजकल चले हुए हैं, हेलो चली हुई है, तो इस तरह से हम अपनी पब्लिसिटी इस मामले में कर सकते हैं कि हमने विशेष छूट दी हुई है। जैसे मान लो, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे करवा चौथ को देख लो, या ब्राइडल का सेशन होता है, उस टाइम में हम अपनी विशेष, जैसे राखी का भी अवसर आ गया, उसमें हम अपनी विशेष छूट रख देते हैं कि अगर कोई भी अगर काम करवाते हैं तो उसमें 20% मतलब कि छूट है, या 40% की छूट है, या 50% की छूट है। तो वो पब्लिसिटी हम 1 by 1 मीडिया के द्वारा, हम मीडिया के द्वारा, या इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, या हम सोशल द्वारा हम अपनी कर सकते हैं। मार्केटिंग में जैसे हम मार्केट में जैसे बाहर बैनर लगा दिए हमने जगह जगह पे छूट के, जैसे फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग, और हमने अनाउंसमेंट भी करवा दी, तो ये सब इसमें काउंट होते हैं। इन सब बातों को मैं आपको पिक्चर में अच्छे से दिखाऊंगी और उसमें डिटेल मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाई हुई है। उन बातों को आप अच्छे से देखना, समझना। स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल की, जैसे देखो आपके सिलेबस में है कि इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में क्या है, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कि कुछ समय के लिए सभी प्रकार के मटेरियल, सप्लायर्स, खर्चे, कंप्लीट प्रोडक्ट का रिकॉर्ड जिस बुक में रखा जाता है। मीन्स हम जो भी कोई काम करते हैं उसका जो ब्यौरा होता है वो हम इन्वेंट्री कंट्रोल में रखते हैं। जैसे व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, वो था व्हाट इज इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री कुछ समय के लिए सभी प्रकार के मटेरियल, सप्लाईज, खर्चे, कंप्लीट प्रोडक्ट का रिकॉर्ड जिस बुक में रखा जाता है वो होता है इन्वेंट्री। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है इसमें, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के साइज का मेंशन करने की तकनीक को इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। अब इन्वेंट्री और इन्वेंट्री कंट्रोल दोनों का क्लियर पॉइंट हो गया। इन्वेंट्री कंट्रोल में हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कुछ होते हैं, जैसे सिलेबस टू अकॉर्डिंग जिस चीज़ की मांग अधिक है इसका स्टॉक रखें, स्टाफ, मशीन और वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें, आउटपुट हमेशा अच्छा दें, स्टॉक वॉल्यूम को कंट्रोल रखें, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल रखें, इन्वेंट्री की मैक्सिमम और मिनिमम को ध्यान में रखें और रिकॉर्ड्स क्वालिटी का भी ध्यान रखें।
इसमें जो फैक्टर्स होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, फैक्टर्स कंसीडर्स में क्या आता है इसमें, जैसे पूंजी की मात्रा, गोदाम की व्यवस्था, हानि की संभावना, मेंटेन करने का खर्च, कीमत में परिवर्तन, मौसम के अनुसार सामान की सफाई, सरकार द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध होते हैं, और फैशन और आदतों में बदलाव। ये सब बातें तो हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें ये सब करते हैं, तो वही हमने इन्वेंट्री कंट्रोल में मेंशन करना होता है। जैसे अब ये तो मैंने बताया था आपको, फैक्टर्स बताए थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। नेक्स्ट हम करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। अब मिनिमम स्टॉक लेवल भी होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम में क्या है, जिस सामान की आवश्यकता नहीं है या कम है उनका कम स्टॉक रखना। स्टॉक में सभी आइटम का लेवल फिक्स करना। अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए और पूरा करने के बाद समय लीड टीम के दौरान प्रयोग होने वाला सामान की मात्रा कितनी है। फिर है हमारा री ऑर्डरिंग लेवल। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल में हमारा री ऑर्डरिंग लेवल भी होता है। जैसे आप बुक में है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ये मेरा पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया कि व्हाट इज इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इसका स्टॉक, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब क्लियर हो गए। इसको मैंने आपके लिए पिक्चर में भी अच्छे से डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमारी आती है स्किल्स ऑफ सुपरवाइजर्स की। देखो कोई भी काम करते हैं, अगर कहीं पे भी बिजनेस करते हैं, कोई भी फैक्ट्री होती है, वहाँ पे एक सुपरवाइजर की जरूर आवश्यकता होती है। सुपरवाइजर जो होता है उसके बहुत से काम होते हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सा मैनेजमेंट करना होता है, टाइम को अच्छा मैनेजमेंट करना होता है, सब कुछ उसको व्यवस्था करना होता है। वो किसका काम होता है, सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर के 3 स्किल्स होते हैं। अब हम टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में क्या है, इसे बिजनेस को चलाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि कोई टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है कि सारी तकनीक होनी चाहिए। सैलून में दी जाने वाली सर्विस और ग्राहक को सेटिस्फाई करने की कला आनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करने और सुपरविजन की क्षमता भी होनी चाहिए। अपनी और सैलून में आने वाली प्रॉब्लम का हल उसे अच्छी तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। ये एक अच्छे सुपरवाइजर टेक्निकल की अच्छी स्किल है। पीपल स्किल, पीपल स्किल हमारा क्या कहता है कि मॉनिटरिंग और एम्प्लॉयज को कोचिंग देने की क्षमता होनी चाहिए। होता है ना ऐसा, अगर सुपरवाइजर जो होता है, देखो वही बताएगा आगे जो लेबर हमारी काम कर रही है कि आपने ये करना है, इस टाइम में ये करना है, आप ये काम करोगे, तो वो कौन करता है, पीपल स्किल। टीम को मैनेज करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार भी होना चाहिए और किसी भी कार्य को जल्दी सीखने और योग्य होना चाहिए। जानकारी को खुले रूप में क्लाइंट टीम के साथ बढ़ाने के समय होना चाहिए, बांटना चाहिए उनके साथ, और अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से प्रभावशाली ढंग से भी करना आना चाहिए। ये किसके पॉइंट्स हैं, पीपल स्किल के। तो ये हमारी जो सुपरवाइजर के मैं आपको 3 स्किल्स बता रही हूँ, इसके अच्छे से इसे मेंशन करना। मैनेजर स्किल्स में क्या आता है, अपने कार्य और बिजनेस के उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए। अधिक दबाव से भी अच्छा कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जितना हम काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हमारे पास काम करने की क्षमता होनी चाहिए। किसमें है, जो हम मैनेजर में करते हैं। अपने कार्य के प्रति जिम्मेवारी रहें। किसी भी कार्य को जल्दी करने या सीखने की क्षमता होनी। बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय अनुसार सभी कार्यवाही करने की क्षमता होनी चाहिए और पूरा करने के लिए कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ऑफिस के देखो बहुत से कार्य होते हैं, जैसे हमारे पास सैलून में भी कार्य होता है। जैसे मान लो रिसेप्शनिस्ट का है, क्लाइंट आया है, उसकी पेमेंट हमने कंप्यूटर में कैसे ऑनलाइन डाटा हमने चढ़ाना है, उसका ऑन रिकॉर्ड करना है, तो मैनेजर स्किल्स में आना। इस तरह से हमारी चैन बनती है। एक पर्सन के नीचे 2 पर्सन काम कर रहे हैं, फिर 2 पर्सन में से 1 पर्सन के नीचे 2 काम कर रहे हैं, फिर 1 पर्सन के नीचे 2 काम कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारी चैन बनती जाती है और हम एक टीम के साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं। जैसे हमारे सैलून में सपोज करो कि मैं काम कर रही हूँ, मैं अकेला इतना काम नहीं कर सकती, ठीक। अगर मेरे पास क्लाइंट ज़्यादा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है,
तो मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत तो होगी ना। और वो किस में आता है? हमारे टीम में। टीम में हम एक मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे आप ये काम कीजिए, आप ये कीजिए। मान लो अगर कोई हेयर ड्रेसर है तो वो सिर्फ हेयर का काम करेगा, कोई स्किन का है, फेशियल ब्लीच है, कोई क्लीनिंग है फेस की, तो वो एक स्किन जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेल टेक्नीशियन है, वो मैनिक्योर पेडिक्योर अलग कर सकता है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए हमने मेकअप का अच्छा किया है। तो ये सारे मेरे टीम वर्क में है, ये हम टीम मिलकर काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आती है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या आता है? काम को कितना अच्छा या बुरा किया जा रहा है। अब हमने देखो इन्वेंट्री कंट्रोल में सारा काम किया, उसका बायोडाटा सारा लिखा। फिर हमने स्किल सुपरवाइजर की भी हमने बातें की, में टेक्निकल्स क्या होते हैं, पीपल के बारे में, मैनेजर स्किल्स के बारे में, ये सब हुआ। फिर बारी आई हमारी टीम वर्क की। टीम वर्क में भी हमने अच्छी टीम के साथ मिलकर काम किया। डेलीगेशन में अब जब टीम वर्क काम कर रही है तो हमें मान लो ये टीम अच्छी काम कर रही है, ठीक, और ये टीम अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो हमें, और ये टीम अच्छा काम कर रही है तो हमें इस टीम के साथ मिलकर क्या है, अच्छा काम का सपोर्ट मिलेगा और इसको हमारा बुरा काम का स्कोप मिलेगा। यानी कि कुछ हमारे ऐसे साथी होते हैं टीम वर्क में जो अच्छा काम करते हैं, बहुत से सपोर्ट करते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं, इतना सपोर्ट नहीं करते, तो वो डेलीगेशन पे आती है। जैसे टीम वर्क में प्रत्येक टीम मेंबर्स की कमजोरी और अच्छाई का पता चलता है। टीम वर्क के बिना सभी मेंबर्स कार्य को बांटकर करते हैं, जिससे वे एक स्किल में कुशल हो जाते हैं। मजबूत टीम वर्क के बिना कार्य को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। टीम वर्क में कार्य करने में से कार्य जल्दी और अच्छा होता है। अकेला व्यक्ति एक कार्य को करने में अधिक समय लगाएगा और टीम में इन कामों को जल्दी किया जाएगा। टीम वर्क में एम्प्लॉय से मिलकर काम करने की भावना आती है और टीम में काम करने का मजा ही कुछ अलग है। ये अच्छे से जाना होगा। चलते हैं आज की पिक्चर्स पर। जैसे इसमें प्लानिंग टू स्टार्ट ए सैलून और डे स्पा बिजनेस के बारे में बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैलून बिजनेस आजकल जो है दिन प्रतिदिन आपको पता है बढ़ता जा रहा है। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप अपना सैलून स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास इसके संबंध से पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो आप सैलून बिजनेस के लाभ और नुकसान जानना चाहते हैं। आज हम अपने इस आर्टिकल के द्वारा आपको इस बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी, ये देखिए बिजनेस के कुछ प्लान होते हैं। अगर हम बिजनेस ऐसे ही चला लेते हैं तो हमारा शेड्यूल जो है बिगड़ जाता है, और अगर हम प्लान करके चलते हैं तो वो काम हमारा उसी तरह होता रहता है। जैसे सैलून बिजनेस प्लान के क्या होते हैं मकसद? मिशन स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, रेवेन्यू, एक्सपेंस, टारगेट मार्केट, कंपटीशन, मार्केटिंग, टीम, मिलस्टोन्स। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिनके द्वारा आप समय का बिजनेस शुरू करके उसके द्वारा बहुत सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप अपना समय का सैलून स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ आपके बिजनेस के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं, जो आप इनको फॉलो करें और खुद नोट करें। लोगों की तुलना में इसके तो बहुत से प्रदर्शन आप कर सकते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। आजकल अधिकतर लड़के अपने लुक, हेयर कलर, स्किन टाइप, चेहरे आदि को बहुत से लेकर जो है सचेत हो रहे हैं। इसलिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप इसके पास सब कुछ करने का मार्केट तैयार कर सकते हैं, यानी कि आप उनको सारी फैसिलिटी वहां पर दें। मार्केट में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की ओर आप अच्छी सी सेवा उनकी उपलब्ध करवा सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ संबंधित कामों की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप चाहे तो प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं, परंतु इससे आपका खर्चा बढ़ जाता है। आपको जहां तक हो सके आपके सैलून में अच्छे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो और रेगुलर कस्टमर बन जाएं।
ये होती है कुछ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मीन्स हेयर एंड ब्यूटी सैलून सैंपल बिजनेस प्लान, एक्सिक्यूटिव समरी, ऑब्जेक्टिव मिशन स्टेटमेंट, की टू सक्सेस। ये सब हमारे इसके अपॉर्चुनिटीज के पार्ट्स हैं जिन्हें करना बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में आपकी प्राइस अन्य उपलब्ध सैलून के मुकाबले कम होनी चाहिए ताकि लोग आप तक आए, और जब एक बार आपके पास आ जाते हैं, आप उनका विश्वास जीत लेते हैं, तो वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। ये इस बात का तो आपको वैसे भी नॉर्मल पता ही है, होना चाहिए ना ऐसा। फिर हम बात करते हैं, जैसे अगर कोई क्लाइंट कहता है कि वो ऐसा काम कर रहा है या ऐसा कर रहा है, तो हमें उनकी बातों को फॉलो करते हुए हमें उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करना चाहिए। जब आप अपने व्यवसाय में बहुत सारी सेवाएं एक साथ देते हैं, तो आपको कई बार ज्यादा काम के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें समस्याएं को सामना करना था, लेकिन बाद में वो हमारे लिए सक्सेस रहती है। तो इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए आप अपने बजट के हिसाब से किसी अन्य व्यक्ति को सहायता के लिए रख सकते हैं, ताकि बजट की कमी से आप चाहें तो अपने नीचे अन्य व्यक्तियों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जिससे उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी मदद भी हो जाएगी और पैसे भी नहीं खर्च होंगे। क्योंकि आप उनको देखो, हेल्पर की जरूरत जब रहेगी, आप करोगे, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो हमें यही है ना कि कस्टमर कहीं हमें देखकर इस तरह से चलाना जाए, तो हमें हेल्पर की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप उनको भी अच्छे से रखें और उनको काम के लिए अच्छे से समझाएं। सैलून बिजनेस में आपके सैलून का इंटीरियर भी मायने रखता है, परंतु आप शुरुआत में इसे सामान्य भी रख सकते हैं। ये देखिए इंटीरियर, हमारा सैलून एक अच्छा साफ सफाई वाला बढ़िया डिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे हमारी जो सैलून में चेयर्स होती हैं वो नजदीक ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस इसलिए होना चाहिए ताकि हम खड़े होकर हम काम कर सके और हमारे जो हेल्पर है वो भी आराम से काम कर सके। जब आपका बिजनेस चलने लगे, तो आप किसी इंटीरियर डेकोरेटर की मदद से आप अपने सैलून में अच्छा सा चेंजिंग कर सकते हैं। यदि आप अपना जो सैलून अच्छा चलाना चाहते हो, तो आपको इस तरह से अच्छी लुकिंग दिखानी पड़ती है। ये देखिए, हाउ टू स्टार्ट ए ब्यूटी सैलून बिजनेस। इस तरह से हमें अच्छे से प्रोफेशन में आने के लिए यदि आप अपना समय का सैलून स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जगह से संबंधित ठीक वैसे ही कुछ लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि किसी अन्य बिजनेस के लिए होती है। जो भी अगर कोई बिजनेसमैन है, हर एक के पास अपने अपने लाइसेंस होते हैं, परंतु किसी ब्यूटी सैलून में अपना काम करने के लिए मेकअप, हेयर कट और अन्य चीजों के लिए कुछ विशेष लाइसेंसों की जरूरत होती है, जो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जैसे सामान्य लाइसेंस और परमिट्स, ऐसी परमिट्स होती हैं जिन्हें हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं ऐसा काम ये कर सकती हूँ या नहीं। जैसे किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्ट के लिए एक बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा आप अपने बिजनेस से संबंधित सभी टैक्स भर पाएं। इसके अलावा अपने सैलून में विभिन्न प्रोडक्ट्स जैसे हेयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि को बेचने के लिए भी आपको इस लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जगह या परमिट से संबंधित लाइसेंस के लिए आपको अपने संपर्क कर लेना चाहिए, और इसके बाद शायद आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए एरिया के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी एक बार जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। इस लाइसेंस के अतिरिक्त इस बिजनेस के लिए आपको कई और लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। जैसे इसमें मैंने बताया है, पहले वो मैंने आपको हेल्थ वगैरह के इसके बारे में बताया था, अब मैं बता रही हूँ कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए। अपना समय का सैलून स्टार्ट करने के लिए आपके पास कॉस्मेटोलॉजिस्ट का लाइसेंस होना अनिवार्य है, जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इस लाइसेंस के लिए हर जगह की थोड़ी अलग फॉर्मेलिटी होती है, जो कि आपको पूरी करनी होती है। एक सैलून में दी जाने वाली सेवाओं के लिए विभिन्न लाइसेंस उपलब्ध होते हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बार्बर, एस्थेटिशियन, एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैनिक्योरिस्ट, पेडिक्योरिस्ट। अगर आप अपने सैलून में किसी एम्प्लॉय को रख रहे हैं, तो इसके पास भी एक लाइसेंस होने चाहिए। आपको अपने इस लाइसेंस को पार्लर में डिस्प्ले करना चाहिए, सामने लगाना चाहिए, ताकि हमारे हर एक क्लाइंट को दिखना चाहिए कि हमारा जो पार्लर है वो रजिस्टर्ड है और विद लाइसेंस है।
इसमें क्या है, अधिकतर इसके लिए रिन्यू करवाने की अवधि भी 2 साल की होती है। इसको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट लाइसेंस जो होता है वो सैलून के लिए यह सबसे व्यापक लाइसेंस होता है। अगर आपके पास यह लाइसेंस है तो आप इस लेडीज और जेंट्स दोनों की स्किन पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस लाइसेंस के द्वारा आप अपने नाखूनों के लिए भी काम कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा आप सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से काम करते हैं। इसके लिए अलग टाइम से कोर्स उपलब्ध होते हैं। बार्बर लाइसेंस भी होता है, जो सैलून के लिए लाइसेंस की लिस्ट में अगला लाइसेंस बार्बर का ही होता है। इसके द्वारा आप जेंट्स बालों पर काम कर सकते हैं। एस्थेटिशियन के लिए क्या है कि केवल कस्टमर की स्किन पर काम कर सकते हैं। यह लोग कस्टमर के मेकअप, मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी आदि के लिए काम करते हैं। इसके लिए फिर बाद में बारी आती है इलेक्ट्रोलॉजिस्ट की, जो होल्डर अपने सैलून में काम आपके कुछ बाल जिन्हें आप जड़ से हटाना चाहते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट के द्वारा जड़ से हटाते हैं। इसके द्वारा आप अपने फेस, बैक, पैरों, अपर लिप्स और आप आर्म पिट्स के बाल भी जड़ से हटवा सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मैनिक्योरिस्ट लाइसेंस में क्या है, इस होल्डर में पैरों के मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल्स आदि पर ध्यान देने के लिए स्पेशल होता है। यह लाइसेंस जो है छोटे सैलून चलाने वाले इतने सारे लाइसेंस नहीं रखते, बट जो बड़े सैलून होते हैं उनके पास अलग अलग लाइसेंस होते हैं। सिंगल लाइसेंस में भी आप सभी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, परंतु कुछ बड़े सैलून में इस प्रकार के स्पेशल प्रशिक्षण के द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। फिर बारी आती है, देखो ये तो था लाइसेंस के बारे में, फिर बारी आती है लोकेशन के बारे में। अब ये लोकेशन के बारे में मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि आपका सैलून खोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जगह, जहां आप अपना सैलून स्टार्ट करेंगे और अपने कस्टमर को ट्रीट करेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आप इसे अपने घर में ही कुछ जगह स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 500 से 2000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। वैसे जगह का साइज पूर्णतः आपके बिजनेस के स्तर पर निर्भर करता है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा पार्लर कर सकते हैं। लोकेशन जैसे है अच्छी होनी चाहिए और जगह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हेल्पिंग हैंड्स भी होते हैं इसमें। अगर आप कम निवेश पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यदि आप अपने सैलून का स्तर बड़ा रखना चाहते हैं तो आपको विभिन्न प्रोफेशनलिस्ट के अलावा रिसेप्शनिस्ट और अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्ति देनी पड़ेगी और इसके लिए आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। नेचुरली सी बात है ये तो। फिर है सैलून का इंटीरियर, वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसा खर्चा आता है। सैलून में फिर काम करने वाले उपकरण भी होते हैं, जैसे उनकी सेवाओं के लिए उपकरण खरीदने होंगे। इसके लिए आपके सबसे महत्वपूर्ण जो है आकर्षक कुर्सी, साफ कांच, शीशा जो है मिरर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, सब तरीके के कैंचियाँ, शेविंग का सामान, मेकअप किट, हेयर वॉश, शैम्पू स्टेशन, वॉश मशीन, हेयर ड्रायर, मसाजर, स्टीमर आदि के अलावा बहुत सी जो है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। ये देखिए इंटीरियर डेकोरेशन स्पेशल जो है सैलून में हम फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना पैसा भी कमा सकते हैं। फिर आती है प्लान टू रिटेल प्रोडक्ट्स की। अब इसमें हम चलाने के लिए क्या करते हैं, ग्राहक की संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए अगर आप कस्टमर आपकी सेवाएं से संतुष्ट होगा तो आपके पास दोबारा भी आएगा और इस तरह से आप अपनी जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम मार्केटिंग और जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं इसमें हम क्या करते हैं, जब हम अपना सैलून स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी प्राइस अन्य लोगों के मुकाबले कम रखकर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न ऑफर भी प्रदान कर सकते हैं। आजकल मार्केट के लिए सबसे अच्छा तरीका सोशल मीडिया के द्वारा मार्केट है। आप अपने सैलून के बारे में इंफॉर्मेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपलोड कर सकते हैं। आप इन जैसे व्हाट्सएप में मैं बता रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे होते हैं हमारे कस्टमर्स के भी होते हैं और है, तो हम इसमें भी अपनी ऑफर रख सकते हैं। आप इन जगहों पर अपने सैलून की जगह अन्य जानकारियां जैसे प्राइस, ऑफर आदि से लेकर कईयों लोगों को आप इससे परिचित करवा सकते हैं। मार्केट में इसके तरीके से पैसे पास में नहीं लगते। जैसे हम अपना फोन के जरिए अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो हमें मार्केट में इसको करने के लिए मार्केटिंग करने के लिए हमें कुछ ज्यादा पैसा अलग से खर्च नहीं करना पड़ता। आप अपने सैलून का विज्ञापन लोकल मैगजीन में और चैनल पर भी प्रकाशित कर सकते हैं। इससे लोग आपके बारे में जानेंगे और पहचानेंगे और आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे।
फिर इसके अलावा आप अपने कुछ क्लाइंट से अपनी ऑनलाइन रिव्यू भी करा सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग किसी भी जगह जाकर सेवाओं का लाभ लेने से पहले ऑनलाइन रिव्यू चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट्स हमें औरों के मुकाबले में रेट जानकर ही रखना चाहिए। फिर है डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन सैलून। जैसे हमारा सैलून ये देख रहे हो आप, कितना अच्छा सा बना हुआ है और अलग पार्ट में भी बना हुआ है। देखिए ये पार्टिंग अलग है, ये पार्टिंग अलग है, ये पार्टिंग अलग है, जिसमें हम कस्टमर को अलग अलग सेवाएं दे सकते हैं। इस तरह से ये देखिए हमारा कितना इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग की हुई है। ये भी हमारे जो सैलून का एक विशेष भाग है। फिर है चूजिंग एंड परचेजिंग इक्विपमेंट। अगर आपके सैलून बिजनेस में आपका निवेश अच्छा है तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। देखिए जो क्लाइंट है हमारा अलग अलग अपनी चूजिंग पर जो है कर करके अपना परचेजिंग कर रहे हैं। फिर है ऑर्डरिंग सप्लाई। ऑर्डरिंग सप्लाई में क्या है, जैसे इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट भी होता है। जैसे बिजनेस के लिए अगर आप जो है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस में साइज पर निर्भर करता है। अगर सैलून में कई जगह आपकी समय की है, अगर खुद की है तो आपको कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है, परंतु यदि आप अगर रेट या लीज पर ले रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि रेंट देना पड़ता है, बिजली का बिल, पानी का बिल जो भी है वो, तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके आप सैलून में विभिन्न उपकरणों, मेकअप के बारे में समझ जो खर्चा होता है, इस पर आप सब खर्चों के मिलाकर आपको एक छोटे सैलून के लिए लगभग 5 से 10 लाख के बीच में खर्च करना होता है, और ये आप अपने इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। सैलून की फ्रेंचाइजी भी आप ले सकते हैं, परंतु फ्रेंचाइजी के लिए आपको उनकी शर्तों के हिसाब से कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। जैसे फ्रेंचाइजी की मैं बात कर रही हूँ, फ्रेंचाइजी वो होती है जैसे मान लो शहनाज सैलून की है या जावेद हबीब है, आपने नाम सुना होगा, तो इनकी अगर हम इनसे कोई अपनी फ्रेंचाइजी लेते हैं यानी कि इनके नाम से हम अगर काम करना चाहते हैं तो इनको कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं और हम उनके नाम से अपना काम कर सकते हैं। जैसे भारत में फ्रेंचाइजी जैसे मैं आपको विभिन्न बताती हूँ, जैसे काया स्किन क्लिनिक हो गया, VLCC हो गया, जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून हो गया, साक्स हेयर ब्यूटी हो गया, मैट्रिक्स सैलून हो गया, लोरियल प्रोफेशनल सैलून हो गया, स्टार एंड सितारा सैलून हो गया, रोमा मैजिक लुक सैलून। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं जो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और आप इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होता है, किसी भी बिजनेस को सक्सेस आपके प्रॉफिट से ही मेजर की जाती है। जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंस में ज्यादा हो जाती है तो ये आपका प्रॉफिट कहलाता है। शुरुआत में आपको इस स्थिति में आने में थोड़ा टाइम लगता है, परंतु धीरे धीरे जैसे बिजनेस सेट हो जाता है तो आप प्रॉफिट बढ़ाने लग जाते हैं और होने लग जाता है। आपको इस बिजनेस में लगभग 5 से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप हर महीने लगभग 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। क्या है, जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल दिखा हुआ है, इसके अंदर आप अपना जितना स्टॉक बचा हुआ है वो हम मेंशन करते हैं। जैसे हम कंप्यूटराइज एक्सेल शीट में या पावर पॉइंट में ये काम कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, कुछ समय के लिए सभी प्रकार के मटेरियल, सप्लायर, खर्चे, कंप्लीट प्रोडक्ट का रिकॉर्ड जिस बुक में रखा जाता है उसे इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। जैसे हम इसमें पूरा रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल है। ठीक, अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के साइज का जो है मेंटेन करने की तकनीक को हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। सिंपल भाषा में यही है कि अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के साइज का मेंटेनिंग करने की तकनीक को हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। ऑफ सुपरवाइजर, अब बारी आती है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर भी जो है बहुत तरह के होते हैं जो हमारे काम में हेल्पफुल होते हैं। एक कर्मचारी सुपरवाइजर तब बन सकता है जब उनके पास नियमन शक्तियां और अधिकार होंगे। जैसे ये देखिए, आप एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, टाइम मैनेजमेंट की होती है, वर्क करने की है, काम को लोड करने की है, कैसे क्या चल रहा है मैनेजमेंट वगैरह की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एसेंशियल सुपरवाइजर जो होती है स्किल्स वो 3 टाइप्स की होती है, पीपल, मैनेजमेंट और टेक्निकल। इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि अपने अधीनस्थ को आदेशों व निर्देश देना ये एक सुपरवाइजर का काम होता है। दूसरे कर्मचारियों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टाइम का मैनेजमेंट करना, यह सुपरवाइज की स्किल को जैसे 3 भागों में बांटा गया है। टेक्निकल जो होते हैं वो है उसे बिजनेस को चलाने की पूरी जानकारी होनी
चाहिए। सैलून में दी जाने वाली सर्विस और ग्राहक को सेटिस्फाइड करने की कला भी उसमें होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करने और सुपरविजन की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। अपनी और सैलून में आने वाली प्रॉब्लम्स का उचित हल जो है वो टेक्निकल पीपल को टेक्निकल स्किल्स में होना चाहिए। फिर हमारी बारी आती है पीपल स्किल्स। क्या होता है? टीम और अन्य लोग मिलकर ये स्किल बनाते हैं। बिना टीम के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। मॉनिटरिंग और एम्प्लॉयज को कोचिंग देने की क्षमता भी सुपरवाइजर में होनी चाहिए। नई स्किल्स को और अच्छा बनाने के लिए डेमो में रुचि रखनी चाहिए। टीम को मैसेज करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अपने कार्य के प्रति जिम्मेवार भी होना चाहिए और किसी भी कार्य को जल्दी सीखने और करने की योग्यता भी होनी चाहिए। जानकारी को खुले रूप में क्लाइंट और टीम के साथ बांटने में समर्थ होना चाहिए और अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से और प्रभावशाली पूर्ण ढंग से करना चाहिए। ये था पीपल्स का। टेक्निकल का हो गया, हमारा पीपल का हो गया। अब बारी आती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या है? अपने कार्य और बिजनेस के उद्देश्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। अधिक दबाव में भी अच्छा कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने कार्य के प्रति जिम्मेवारी होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। किसी भी कार्य को जल्दी और सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स सुपरवाइजर स्किल्स। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। अब हमारे टीम वर्क है कि एक ही स्थान पर टीम वर्क एम्प्लॉयज को यही सिखाता है कि मिलकर काम कैसे करना चाहिए। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए और प्रत्येक एम्प्लॉयज के विकास के लिए टीम एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये देखिए हमारी चैन बनी हुई है टीम वर्क में। आप देख रहे हो, और जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं तो हमारी एक आदमी के नीचे 2 आदमी, फिर 3 आदमी, फिर 4, इस तरह से 5, 10 जितने भी है हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। और टीम वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कि अपने चैन में जोड़कर वो एक अच्छा काम कर सकते हैं। ये देखिए टीम से हम जुड़कर एक अच्छा काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है डेलीगेशंस की। डेलीगेशंस क्या है? स्पोर्ट्स एंड आइडियाज। डेलीगेटिंग वर्क प्रोवाइड द वन डेलीगेटिंग वर्क्स टू। क्या है कि टीम वर्क में प्रत्येक टीम वर्क मेंबर की कमजोरी और अच्छाई का पता चलता है। जब हम टीम में काम करते हैं, ये देख रहे हो आप जहाँ मेरा कर्सर है, जैसे हम काम करते हैं वैसे हमारे काम को जानने, अच्छा या बुरा जैसा भी काम है उसको पता चलता है। जैसे टीम वर्क के बिना सभी मेंबर कार्य को बांटकर करते हैं, जिससे वे एक स्किल में कुशल हो जाते हैं। मजबूत टीम वर्क के बिना कार्य को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। टीम वर्क में कार्य करने में से कार्य जल्दी और अच्छा होता है। अकेला व्यक्ति एक कार्य को करने से अधिक समय लगाता है और अगर टीम होती है तो सब उसको जिम्मेवारी से अच्छा सा जल्दी काम कर देते हैं। टीम वर्क में एम्प्लॉय से मिलकर काम करने की भावना आती है। तो आप देख रहे हो कि हमारी टीम कैसे इसमें काम कर रही है और कैसे हमने मिलकर एक अच्छा अपना जो है काम तो आपने पिक्चर्स में देखा होगा कैसे अच्छे से मैंने इंटर्नशिप के बारे में आपको बताया है। मैं आशा करती हूँ आपने पिक्चर को अच्छे से देखा, जाना और पहचाना। तो आप कॉपी में नोट कीजिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अब कुछ इनके क्वेश्चनों के बारे में। देखो मैंने क्वेश्चन तो आपसे हर एक जो वीडियो है उनमें किए हैं, तो आप इनको कॉपी में नोट कीजिए। पता चल गया होगा कि इंटर्नशिप क्या होती है। इंटर्नशिप जैसे देखो बच्चे आजकल जैसे आप लोग अभी लेवल 4 कर लेते हो स्कूल के अंदर, उसके बाद आप आईटी जाते हो या प्रोटेक्निक करते हो, उसके बाद आपके 2 साल के, 3 साल के या 4 साल के जो भी है आपके स्टेज कवर हो जाती है। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप लगती है। उसमें आप अपने काम का जितना जो आपने सीखा है वो आप उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों में या सैलून्स में आप जाके ये काम कर सकते हो। उसमें काम करने पर आपको कंपनी आपको कुछ पैसा देती है, जैसे 12,000, 15,000, 20,000 से आप इंटर्नशिप में कमा सकते हो। इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फायदा ये है, और ये इंटर्नशिप है हमारी जो हम अपने व्यवसाय को चलाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो अच्छे से देखा होगा, जाना होगा आपने। तो आज बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। मैंने आपको अच्छे से इसको डिफाइन किया है आपके बारे में। इन्वेंट्री अच्छे से मैंने इन्वेंट्री और इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में आपको समझाया था।
तो आपने इनके जवाब अच्छे से प्रिपेयर करने हैं नोटबुक में। व्हाट इज इन्वेंट्री, सेकंड है व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, इन दोनों में डिफरेंस है, ये देख लेना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन स्किल्स ऑफ ए सुपरवाइजर। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो में अच्छे से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने इन बातों को जीवन में भी उतारे।